दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इंडिया से यूरोप किसी काम के सिलसिले में आना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट वीज़ा लगता है, तो उसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल रहता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरह का साइंटिफिक वीडियो नहीं है और ये जो है हर कंट्री का अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। पर मैं अपने कंट्री के हिसाब से जो मेजर रिक्वायरमेंट थी वो बताऊंगा। हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल सकती है, बट मोर और लेस प्रोटोकॉल एक तरह से सेम ही रहता है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आई बिलीव कि आपका कहीं न कहीं पे हुआ होगा, या तो पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए या किसी कंपनी में कहीं पे किसी काम के लिए हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है टाइप डी वीज़ा लगता है, जिसे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट बोलते हैं। एक वीज़ा होता है जिसे बोलते हैं शेंगेन वीज़ा, ये बेसिकली ट्रैवल के लिए होता है और अप टू 90 डेज़ के लिए मिलता है। लेकिन चूंकि आप 90 डेज से ज़्यादा रहेंगे, आप यहाँ पे आके काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे कर रहे होंगे, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट लगता है, जो कि बेसिकली मोर देन 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। अब यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिपरेटरी फेज, कि आपके पास में डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या क्या प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो एक बार आपके पास में इंस्टीट्यूट हो या कंपनी हो, उनकी तरफ से इंटीमेशन आता है कि हम आपको लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बाय दैट टाइम आपके पास में एक तरह से वैलिड पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे मेरा मतलब है कि नाम को लेके, आपके किसी भी तरह का डेट ऑफ बर्थ को लेके, आपकी शक्ल को लेके किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम क्लीन पासपोर्ट चाहिए जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो। मेरा नहीं था, इसलिए मैंने फिर से अप्लाई किया, क्योंकि मेरे नाम के अंदर प्रॉब्लम थी, फादर का नाम उसमें अटैच था, तो आई जस्ट हैड टू चेंज एंड इट रियली मेड माई प्रोसेस रियली लॉन्ग। मतलब 2 महीने तो खींच ही गए थे। तो ध्यान रहे कि अप्लाई करने से पहले ही कहीं पे आप अपने पासपोर्ट को जो है वो सही रखें। और भी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी चल रहा है, एड्रेस से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ चल रहा है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए पूरे के पूरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में, जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चूंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके पास में कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए। जब तक मैं आ रहा था तब तक तो ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास में बाय द टाइम जब आप मेल भेज रहे होंगे एक तरह से अपॉइंटमेंट के लिए, उस समय तक जो है वैक्सीनेशन का काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है सामने की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से होस्ट एग्रीमेंट चाहिएगा। होस्ट एग्रीमेंट जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर सामने वाले कमिट कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर जो भी हैं, कि हाँ हम इस पर्सन को इस काम के लिए बुलाना चाह रहे हैं और हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर कल तो ये बंदा जो है काम करने लायक नहीं रहता है, या अगर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रहती है, खैर, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट आता है। इसके अलावा एक एकोमोडेशन एग्रीमेंट चाहिए होता है, जिसके अंदर वो ये देखना चाहते हैं कि आप बेसिकली वहाँ जाके रहने वाले कहाँ हो। तो एटलीस्ट आप कुछ 1-2 महीने का एकोमोडेशन एग्रीमेंट कहीं पे हो कि आप वहाँ पे रह के कहाँ पे ठहरोगे। ऐसे तो नहीं ना कि मतलब भीख मांगने लग जाओगे वहाँ पे, मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया वैसे, लेकिन मतलब वो एक तरह से देखना चाहते हैं। अनदर डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएगा वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये जो है, जिसे शॉर्ट में पीसीसी बोलते हैं या फिर ये लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये हमें हमारी ही कंट्री से चाहिए होता है कि हम किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं थे। और पीसीसी को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके कर सकते हो या फिर पुलिस स्टेशन पे कर सकते हो, बट आई वुड रेदर आस्क यू कि आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे पीएसके में जाके करें तो अच्छा है। 1-2 दिन के अंदर यूजुअली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और उसके बाद में एक बार आप अपॉइंटमेंट में जाके अपीयर हो गए तो उसके बाद में 21 दिन का जो है वो प्रोसीजर है। उसके अंदर जो आपके नियर बाय थाने वाला है या जो भी है वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, और उसके बाद में 21 दिन के अंदर वो एक सर्टिफिकेट उनको इश्यू करना ही होता है। नहीं करते तो उन पर पेनल्टी लगती है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ है तो किसी भी तरह से ब्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैंने एक भी पैसा नहीं दिया है किसी भी चीज़ के लिए, ना पासपोर्ट बनवाने के लिए और ना ही जो है पीसीसी बनवाने के लिए, ना ही किसी और डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। तो कीप योर रिकॉर्ड्स वेरी क्लीन एंड क्लियर, दैट्स इट। अब एक बार जब आपके हाथ में पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है, तो अब उसको अपोस्टिलाइजेशन करवाना होता है। अब ये अपोस्टिलाइजेशन ये होता है जिसके अंदर बेसिकली लीगलाइजेशन होता है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं अटेस्टेशन होता है एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, यानी विदेश मंत्रालय जो है वो अटेस्ट करता है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो सच में ऑथेंटिक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप
आप नकली छाप लेके या आपने खुद ही घर पे बना दिया और अब आप वहाँ पे एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो, आप एक्चुअल में क्रिमिनल हो या ऐसा कुछ हो। तो इस वजह से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक तरह से अपोस्टिलाइजेशन जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अपोस्टिलाइजेशन के लिए आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को कॉल लगाओगे तो वो बहुत पैसे चार्ज करेंगे, 1000, 1500, 2000 कुछ भी मतलब मुंह फाड़ते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ जो है वो रिसर्च करके वेबसाइट निकाल के रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही जो है वो सीधा काम नहीं करती, उन्होंने जो है एक तरह से अलग अलग दे रखे होते हैं लोकेशन, वहाँ पे जाके अपोस्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर वो तकरीबन मतलब 150 रुपये के अंदर आपका काम कर देंगे। मतलब इतना सस्ता, कहाँ 1500 और कहाँ 150 रुपये, राइट। लेकिन ये लोग इतने मांगते हैं, खासतौर से दिल्ली में तो बिल्कुल मांगते हैं। तो आपका 150 रुपये में काम हो जाएगा और वो 1 से 2 दिन लगता है। आप खुद वहाँ पे फिजिकली जाके भी दे सकते हैं, और अगर आप दिल्ली में या ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं या आपके आसपास में वो इस तरह का ऑफिस नहीं है अपोस्टिलाइजेशन के लिए, तो आप बेसिकली कोरियर भी कर सकते हैं। कोरियर फैसिलिटी भी जो है अवेलेबल रहती है, फ़ोन नंबर भी उनके अवेलेबल रहते हैं, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। अब आपके पास में पीसीसी भी आ चुका है, अपोस्टिलाइजेशन भी हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि खास तौर से चेक में तो था, अलग कंट्री में, कुछ कंट्री में ना हो। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी डॉक्यूमेंट आप एक तरह से एम्बेसी में सबमिट करते हो तो उसको ट्रांसलेशन चाहिए होता है। तो ट्रांसलेशन जो है आप किसी ऑथोराइज जो पर्सन होता है वो एज ए ट्रांसलेटर उनको आप पूछ सकते हैं, और वो यूजुअली जो है 1200 रुपये 1500 रुपये कुछ चार्ज करते हैं एक डॉक्यूमेंट को, एक तरह से एक पेज को करने का। तो आप एज अ आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आप पैसे दे देंगे, वो आपका जो है ट्रांसलेट करके दे देंगे और आपके जो है वो एक सील लगा के दे देंगे कि हाँ हम ऑथोराइज पर्सन हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आप वीज़ा के लिए जाने वाले तो ऑफकोर्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होता है। तो ये एक तरह से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे आप एक तरह से प्रिपेयर करके रखते हो। उसके बाद में अब जो है मैं सेकंड फेज़ में बात करता हूँ कि अब यहाँ पे हमारा एम्बेसी से कांटेक्ट होता है। उससे पहले एम्बेसी से कोई मतलब नहीं है कांटेक्ट करने का, क्योंकि आप मान लीजिए उन्होंने डेट दे दी और आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुए तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो फिर से कैंसिल करना पड़ेगा और अननेसेसरी हैसल है। तो बेसिकली ये जब आपके डॉक्यूमेंट जब ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो ही चुके हैं तो आप एम्बेसी को मेल लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद 15-17 अक्टूबर 2020-21 में जो है मेल भेजा था, तो उन्होंने आगे 15 दिन आगे का मेरे को डेट दिया 1 नवंबर 2021 का, और वहाँ पे जाके मैं अपीयर हुआ। तो बेसिकली उस मेल के अंदर जो कैसे मैसेज बॉडी था वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो उन्हें चाहिए होते हैं वो आप उन्हें भेजिए, और उसके बाद में जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ आप इतने दिन के अंदर या इतने टाइम में इतनी बजे आके हमको मिलो। अब वहाँ पे अपीयर होने के बाद में वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंटरव्यू हो रहा है या वो कोई बहुत खतरनाक पूछ रहे हैं। ओनली थिंग दे वुड डू इज़ कि वो आपका बायोमेट्रिक ले रहे होंगे, आपका जो है सिग्नेचर ले रहे होंगे, आपसे वीज़ा की जो फीस है वो ले रहे होंगे। मेरे केस में अराउंड 9500 या कुछ थी, तो वो आपसे ले रहे होंगे। आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, आपसे हो सकता है प्रोफेसर, साइंटिस्ट या किसी एम्प्लॉयर का नाम पूछ रहे हो, जस्ट टू चेक कि मतलब आप सच में जा रहे हो, ओरिजिनल पर्सन हो कि नहीं, किसी से एफिलिएशन में हो कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरे केस में तो मतलब द गाय वाज क्वाइट फ्रेंडली, तो इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ज़रूर जो है 1 या 2 कुछ लगेगी, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है इस केस में डिफरेंट होती है थोड़ी यूजुअली वीज़ा के केस में, क्योंकि 80% फेस आपका दिखना चाहिए। मतलब दूर से खींची हुई फ़ोटो काम की नहीं है, 80% फेस स्ट्रेट, बिना हंसे, बिना कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिए, बिना बाल आ गया है, बिना स्टाइल के, सिंपल सोवर फोटो, ऐसी फ़ोटो जो है आपको चाहिए होती है। और उसी के साथ में यू आर डन। अब उसके बाद में जो है आपका काम ख़त्म। अब वो आप आके बैठ जाओ घर पे आसानी से, तसल्ली से। अब वो जो एक तरह से इंटरनल इनका प्रोसेस होता रहेगा, वो आपको एक फ़ाइल नंबर दे देंगे। वो फाइल नंबर जो है जिससे आप उनके सर्वर पे जाके चेक कर सकते हो कि बेसिकली क्या प्रोसेस चल रहा है। यूजुअली जो है चेक रिपब्लिक के लिए 60 डेज़ लिखा रहता है, अगर आप रिसर्च पर्पज़ के लिए जा रहे हो। हर कंट्री का अपना अपना अलग रहता है, लेकिन 60 डेज़ का इनका टाइम ये यूजुअली लेते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज इन एज फार एज आई फील। लेकिन इतना टाइम इन्हें लगता है। मेरे केस में इन्होंने 40 डेज़ तक रिप्लाई किया था, लेकिन बीच में मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैं बार बार कॉल भी लगा रहा था कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, लेकिन ये कुछ रिप्लाई करते नहीं है। मतलब कॉल पे बात करेंगे लेकिन ये बोलेंगे कि हमें खुद को कुछ नहीं पता, आपको जो स्क्रीन पे जो स्टेटस दिख रहा है हमें भी वो स्टेटस दिख रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कॉल लगा के मत कीजिए, जब होगा तो हम आपको खुद बताएंगे। तो ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी दिन लिए। 40 दिन बाद में इन्होंने फाइनल रिप्लाई दिया अराउंड 9-10 दिसंबर को, आपका वीज़ा अप्रूव हो
चुका है। तो एक बार जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में आपको बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी होता है यूरोप में जाने से पहले। तो आपको इंश्योरेंस अगर आपका एम्प्लॉयर देता है तो ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो आपको हो सकता है एक बार तो 1 महीने 2 महीने जितने भी टाइम का हो वो इंश्योरेंस खुद प्रोक्योर करना होगा। आप हेल्प ले सकते हैं, और ध्यान रहे कि इंश्योरेंस जो है वो इंडिया वाला चलता नहीं है, वहाँ की कंट्री का चलता है। मेरे केस में तो ऐसा ही था, हर कंट्री का अपना अलग अलग रहता है। तो वो जो है एक तरह से वहाँ पे इंश्योरेंस आपको जो है वहाँ से प्रोक्योर करके, और फिर आप जब इंश्योरेंस भी दे देते हो उनको, वो इंश्योरेंस के कागज़ दोगे, और फिर वो जो है उसके साथ में आपका वो पासपोर्ट वापस से लेंगे, और पासपोर्ट लेंगे और फिर 1-2 दिन बाद में बुलाएंगे, और उसके बाद में वो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा प्रिंट करके दे देंगे। और वो जो है यूजुअली 6 मंथ्स या 1 साल का लगा के देते हैं। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो है आप कभी भी जा सकते हो। यूजुअली वो सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं, यानी आप एक बार घुस सकते हो, उसके बाद में जो है आपको अंदर घुस के नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। तो दिस लीड्स मी टू द थर्ड फेज, जिसके अंदर कि आप एक बार जब कंट्री में लैंड कर जाते हो तो अब आपको क्या क्या करना होता है। कंट्री में लैंड करने से पहले ऑफकोर्स आपको प्लेन में जाना होगा, और उसके लिए आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना होता है, और साथ के साथ में 72 आवर्स पहले की नेगेटिव RT-PCR कोविड रिपोर्ट चाहिए होती है। अब एक बार कंट्री में लैंड करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से मिनिस्ट्री के अंदर जाना होता है, और उनको ये इन्फॉर्म करना होता है कि बेसिकली आप यहाँ पे पहुँच चुके हो। एक बार जब आप इन्फॉर्म कर देते हो तो वो आपको एक अपना कार्ड बना के देंगे, जिससे कि अब आपका एक तरह से भले वो वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए, मतलब जैसे मेरे केस में वो जून में एक्सपायर हो जाएगा, बट दैट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि मैंने एंट्री करके और फिर मैंने वो कार्ड बनवा लिया है। तो अब मैं जून के बाद मतलब लेट्स से नवंबर में भी वापस अगर इंडिया से यूरोप आना चाहूँगा, दिसंबर में या कभी भी, तो वो कार्ड की वजह से मैं आ पाऊँगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी आके फिर से अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर से एक तरह से बायोमेट्रिक जो है वो वापस आपका वेरिफिकेशन होता है, फ़ोटो खींचा जाता है वगैरह वगैरह, और उसके बाद में जो है फिर वो आपको कुछ टाइम बाद में 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद में एक कार्ड बना के दे देंगे। उसके बाद में आप जो है कहीं पे भी यूरोप में ही किसी और शेंजन एरिया में कहीं पे भी घूम के आ सकते हो। उससे पहले घूमने मत जाना, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा है, कई बार घूमने गए तो वापस अंदर एंट्री नहीं लेगा कोई भी। तो बेटर है कि जब आपको कार्ड मिल जाए कुछ टाइम बाद में, तो अब आप यहाँ पे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो वाइल वर्किंग इन योर होस्ट कंट्री। इसके अलावा जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका बेल्जियम के अंदर हुआ है, तो उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए था। तो इसीलिए मैंने बोला कि जैसे हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर मोर और लेस बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो उसके लिए भी वैलिड है, उसको भी करना ही होगा। और अगर आप आना चाहेंगे तो आपके लिए भी वैलिड है, आपको ये सब करना होगा। तो इतनी सारी जब ब्यूरोक्रेसी की चीज़ें कर लेते हो तो फाइनली मतलब आप दूसरे की धरती पे लैंड करते हो, और फिर जाके जो है काम स्टार्ट होता है। तो इट सीम्स वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड कि चलो कोई वहाँ पहुँच गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, पर उसके पीछे जितने फॉर्म भरने पड़ते हैं, जितना दिमाग की धनिया होती है, वो सिर्फ वो पर्सन ही जानता है जो उस प्रोसेस से गुजर रहा होता है। सो एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप भी जो है बहुत जल्दी कुछ अच्छा करके यहाँ पे पहुँचें। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।